नमस्कार एवरीवन, जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। होपफुली आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में एडवोकेट रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं। 11-12 तारीख को हुए, अब अगले इंटरव्यू 24 और 25 जनवरी को हैं। तो हमारे बजरंग सर गए थे वहाँ पे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑफिस, और वहाँ पे 11-12 तारीख को जिन बच्चों का इंटरव्यू हुआ उनसे उन्होंने बात की। कुछ इंटरव्यूज अभी आ चुके हैं, कुछ इंटरव्यू आने वाले टाइम में हमारे जो भी कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू दे के आ रहे थे उनका इंटरव्यू आने वाले समय में हमारे चैनल पे आता रहेगा। आप देखते रहें उसको, उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। प्लस उन्हीं इंटरव्यू के आधार पे हमने कुछ आप बच्चों से जो बात की, कुछ ऑन कैमरा कुछ ऑफ कैमरा, हमने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है कि क्या वहाँ पे पूछा जा रहा है, किस तरह से प्रोसेस है। ठीक है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले तो आप इंटरव्यू प्रोसेस क्या है इसको समझेंगे हम। इंटरव्यू प्रोसेस देखिए, इसमें सबसे पहले आपको वेल ड्रेस होके जाना है, यानी कि आपको अपने यूनिफॉर्म में जाना है। अब उस यूनिफॉर्म में आप जब कोर्ट जाते हैं तो आप बैंड लगाते हैं, बट चूंकि बैंड हम सिर्फ कोर्ट में लगा सकते हैं तो आप बैंड नहीं लगाएंगे, आप ब्लैक टाई लगा के जाएंगे। ऑल राइट, यानी कि ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लैक टाई और ब्लैक शूज़, ये आपका ड्रेस कोड होगा। प्लस आप वहाँ पे क्या करिएगा, वहाँ पे आप डिसिप्लिन तरीके से जाएंगे। वहाँ पे आपसे जैसे कई सारे पैनल्स हैं, देखिए की एरिया ऑफ फोकस क्या है। ठीक है, इंटरव्यू में क्या हो रहा है कि कई सारे पैनल बनाए हुए हैं, हमारे जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के मेंबर्स हैं उनके उनकी निगरानी में वो उन पैनल्स के मेंबर्स हैं। अब वो आपको अलग अलग पैनल अलग अलग तरह से इंटरव्यू ले रहा है। कुछ पैनल्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, बहुत ही बेसिक फॉर्म है, वो फॉर्म आपको फिल करना है। तो उस फॉर्म में क्या क्या है, उस फॉर्म में आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम, अपनी माता जी का नाम लिखना है, आपने किस कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की है। ठीक है, कौन सा आपका कॉलेज था, लास्ट सेमेस्टर में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, और आपके 3 प्रोफेसर जिन्होंने आपको पढ़ाया है उनका नाम होना चाहिए। तो आप हम सभी ज़्यादातर लोग कॉलेज जाते हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो कॉलेज नहीं गए, जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम जाते थे, लिख के पास हो जाते थे और डिग्री अपनी ले ली है, तो एटलीस्ट आप ये करें कि अपने जो भी साथी हैं जो कॉलेज में रेगुलर थे, जो कि जाते थे, उनको कांटेक्ट करें और उनसे 3 प्रोफेसर्स का नाम पूछ लें, 5 प्रोफेसर्स का नाम पूछ लें। एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए किन किन प्रोफेसर्स ने हमको पढ़ाया है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हो सके तो ये भी पता कर लीजिए कि किस टीचर ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है। वैसे तो ये पूछा नहीं जा रहा है, बट हो सकता है आप किसी ऐसे कॉलेज से पढ़े हों जिस कॉलेज के बारे में मेंबर को जानकारी अच्छी खासी हो, और उन्होंने आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछ लिया कि ये क्या पढ़ाते थे, और आपने कुछ ऐसा सब्जेक्ट बता दिया जो वो उन्होंने पढ़ाया ही नहीं है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। बट वैसे ये पूछा नहीं जा रहा है इतने डेप्थ में। आपको हाँ ये है कि आपको अपने प्रोफेसर्स का नाम पता होना चाहिए। उसके सिवा आपके जो लास्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो, और उन सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा ओवरव्यू, हालांकि पूछ नहीं रहे बट आगे चल के पूछा भी जा सकता है, ये ऐसी उम्मीद है। और आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किस साइड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस साइड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिविल साइड में कर रहे हैं या क्रिमिनल साइड में कर रहे हैं, और या जीएसटी साइड में टैक्सेशन कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि या आपसे वो पूछ लेंगे कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ आप बोल दिए कि सर मैं दोनों ही देखता हूँ या सारे ही देखता हूँ, तो वो पूछ लेंगे कि आप बताइए किस तरफ से आपसे ज़्यादा पूछ लिया जाए, तो वो उस साइड से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसकी भी तैयारी करके जाएंगे कि हमें पता हो, जो भी हम साइड का नाम ले उसके बारे में हमें पता हो कि हम कुछ ना कुछ उनको जवाब दे सके। ठीक है, की एरिया क्या है। एक तो मैंने आपको बताया कि आपका पर्सनल बैकग्राउंड वो पूछेंगे, आपके एलएलबी से रिलेटेड। ठीक है, और कोई पर्सनल बैकग्राउंड नहीं, आपसे आपके एलएलबी से रिलेटेड बता दिया, कॉलेज, लास्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स, और 3 प्रोफेसर्स का नाम। उसके बाद आपका मोटिवेशन पूछेंगे कि भाई आप एलएलबी तो कर दिया आपने, ठीक है, लीगल प्रोफेशन में आप क्यों आना चाहते हैं, आप वकील क्यों बनना चाहते हैं। तो उसके एथिक्स में हमने जवाब पढ़े हुए हैं, प्लस एक अपनी कॉलिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके अनुसार आप लोग जवाब दे ही लेंगे कि सर न्याय दिलाना है हमें, लोगों को जस्टिस के लिए आना चाहते हैं, या लॉ बहुत पसंद है, लॉ फैसिनेट करता है हम लोगों को, ये सारी चीज़ें, गरीबों की हेल्प करना। ठीक है, अगला क्या है कि लीगल नॉलेज पूछेंगे आपसे, फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्ट पूछेंगे आपसे। ठीक है,
और प्रोसीजर्स पूछेंगे। अगर आपने बोल दिया कि हम क्रिमिनल साइड में करते हैं तो आपसे पूछ लेंगे 161 164 का बयान क्या होता है, ठीक है, 482 क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ऑलराइट, बाकी कुछ क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। एथिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी, कि भाई कैसे लॉयर को, कैसे एडवोकेट को बिहेव करना चाहिए, एडवोकेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने एडवोकेट एक्ट पढ़ा हुआ है ना 1961, वो ध्यान दे के जाइएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं वो भी थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। उसके बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़े हैं। हमारे बजरंग सर भी आप लोगों को आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएंगे, जिससे आपका इंटरव्यू आराम से निकल जाए, ठीक है। प्लस अब आप गए तो आपको बोलेंगे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, अपना नाम बताएंगे, अपने पिताजी का नाम बताएंगे। नाम के आगे श्री जरूर जरूर लगा दीजिएगा, सिर्फ नाम मत ले लीजिएगा, है ना। पिताजी का जब नाम लीजिएगा अपने नाम के आगे श्री मत लगाइएगा। अपने नाम के आगे श्री या मिस्टर नहीं लगेगा, है ना। अपने नाम के आगे मिस्टर माई सेल्फ नहीं होता है, माई सेल्फ ये कुछ नहीं होता है सर, ये गलत है। अपने पिताजी के, अपने माताजी के नाम के आगे श्रीमती लगाइए, अपने पिताजी के नाम के आगे श्री लगाइए। और आपके जो प्रोफेसर्स हैं अगर वो डॉक्टर हैं तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाइए, अन्यथा उनके नाम के आगे श्री लगाइए। ये सारी चीज़ें करके आप जवाब देंगे। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, अगर आपने 5 ईयर लॉ किया है तो कहाँ से किया है, वो बाकी चीज़ें। और अगर आपने 3 ईयर्स लॉ किया है तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन आपने बीए किया है, बीएससी किया, बीकॉम किया है, या मेरी तरह बीटेक किया है, क्या किया आपने, है ना। ये पूछ लेंगे। फिर आपसे आपका एलएलबी पूछ लेंगे, अगर आप एलएलएम है तो एलएलएम कहाँ से किया है, एलएलएम में आपका स्पेशलाइजेशन क्या था, ये सब पूछ लेंगे। आप कैरियर इन लॉ में क्या करना चाहते हैं, मैंने बताया आपको कि आप क्या जवाब देंगे। प्लस आप इसके इतर भी जवाब दे सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को एक सैंपल बताया, जो कि ज़्यादातर लोगों का रीज़न यही होता है। लॉ बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। लॉ कोई भी पढ़ना शुरू करता है, भले वो मैथमेटिशियन हो या किसी भी फील्ड से हो, अगर वो लॉ पढ़ना शुरू करता है तो उसको लॉ पढ़ने में मज़ा आता है। तो लॉ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। प्लस हम लोग इनजस्टिस अपने समाज में कितना है देखते ही रहते हैं। तो इनजस्टिस से लड़ने के लिए, इनजस्टिस ख़त्म करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, ये सारी चीज़ें आपके जो और रीज़न है, जो आपके पर्सनल रीज़न है, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। डू यू हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लीगल प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप 1 साल 2 साल से कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो पूछेंगे कि कुछ बताइए, शेयर कीजिए अपने प्रैक्टिस के बारे में, क्या केसेस आपने किए, कैसे किया, ठीक है। उसके बारे में फिर आप जब वो केस बताएंगे तो वो पूछ लेंगे कि इसमें आपने क्या क्या किया था। ये मतलब स्टेप स्टेप बाय स्टेप पूछ लेंगे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। भाई चार्जशीट आ गई तो अब आप क्या करेंगे, प्रोसीडिंग शुरू हो गई तो आप क्या करेंगे, प्रोसीडिंग आपको गलत लग रही है तो आप क्या करेंगे, बार बार प्रोसीडिंग आ रही है तो आप कौन सा केस लेके जाएंगे। कि सर टीटी एंटोनी वाला जो केस है हमारा, वो ज़्यादातर लोग कोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। हैरेसमेंट वगैरह प्रोसीडिंग बार बार चल रही है हमारे क्लाइंट के खिलाफ, तो आप क्या करेंगे। आपके पास अगर लीगल एक्सपीरियंस है तो आप बताएंगे कि सर हैरेसमेंट हो रहा था, हमने उसके लिए हैरेसमेंट का एक ग्राउंड लिया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो नहीं रोक सकते, बट हम इस ग्राउंड पे जा सकते हैं कि सर हैरेसमेंट हुआ। ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जवाब दे लेंगे। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अगर आप के पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें आपको कोई झिझक की बात नहीं है, कोई हीरो बनने की बात नहीं है कि आप प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है तब भी आप हाँ बोल देंगे। आप हाँ बोल देंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सभी वकील हैं और अच्छे वकील हैं। कोई भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो भी मेंबर है वो अच्छा ही वकील है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के मेंबर बन गए चुनाव लड़के, प्रैक्टिस भी करते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें पता है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो मत बताइए। आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो एग्जांपल आप वही दीजिए जिस केस में वो आपने वाकई काम किया हो, क्योंकि अगर आपने काम किया तो आपको उसके बारे में पता है और वो उन्हें पता चल जाएगा। कि मान लीजिए आपने काम किया है, कहीं आप फंस रहे हैं, तो वो उन्हें पता है कि अभी आपने एलएलबी कंप्लीट की, अभी आप साल भर से या 2 साल से मैक्सिमम वकालत कर रहे हैं, या कुछ लोग ज़्यादा समय से भी कर रहे हैं, बट ज़्यादातर यही रहता है कि साल भर 2 साल से ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो फिर आप उसी हिसाब से आपसे वो सवाल पूछेंगे। आप फंसेंगे तो वो बस ये समझ लेंगे कि हाँ भाई आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है।
वो उनको समझ में आ भी जाएगा क्योंकि सभी एक्सपीरियंस्ड है। और कुछ जो क्वेश्चंस पूछे गए जो हम लाए हैं आपके लिए, तो पहला क्वेश्चन क्या था, डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, बताइए। आपसे पूछ लिया भाई किस साइड में प्रैक्टिस करते हो, आपने बोल दिया सर दोनों ही साइड कर रहे हैं। तो वो पूछ लेंगे अच्छा तो फिर ये बताओ सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में अंतर क्या है, बताइए क्या है, कमेंट करके बताइए। बाकी मैं बताता हूँ कुछ, अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो पॉज करके करिए और फिर मैं बताता हूँ। तो पहला तो हो गया ये अंतर कि सिविल लॉ जो होता है ना, वो बिटवीन इंडिविजुअल्स होता है, इंडिविजुअल्स होता है या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है इसमें। और क्रिमिनल लॉ जो होता है उसमें सोसाइटी एट लार्ज, सोसाइटी एट लार्ज जो है वो इफेक्टेड होता है, सोसाइटी इफेक्टेड होती है, ठीक है। और सोसाइटी एट लार्ज इफेक्टेड होती है, प्लस जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ केस होता है, यानी कि सोसाइटी और एक्यूज्ड के खिलाफ होता है। सेकंड क्या है कि इसमें पार्टीज कौन होती हैं, सिविल लॉ में पार्टीज कौन होती हैं, ये आपका सिविल है, ठीक है, जो ऊपर लिख रहा हूँ वो सिविल है और जो नीचे लिख रहा हूँ वो क्रिमिनल है। तो सोसाइटी एट लार्ज ये तो हो गया। उसके बाद पार्टीज कौन होती हैं, तो सिविल लॉ में आपकी पार्टीज होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं पार्टी, या एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जैसा भी, बट इन्हीं दोनों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। क्रिमिनल लॉ में कौन सा होता है, एक तो आपका स्टेट होता है, हर क्रिमिनल लॉ में आपका स्टेट एक पार्टी होगी वर्सेस एक्यूज्ड होगा, ठीक है। तो हर क्रिमिनल लॉ में आपकी पार्टीज कौन होगी, एक तो पार्टी आपकी स्टेट होती ही होती है। स्टेट क्यों होती है, क्योंकि सोसाइटी एट लार्ज पे भाई आपने कोई सोसाइटी एट लार्ज के साथ आपने कोई ऑफेंस किया, आपने मर्डर किया, तो सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ता है उस मर्डर का, है ना। तो ये है। फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं भाई, यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें क्या हो गया, सिविल लॉ में आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी चलिए कोई नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, मैं तीसरा यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया आपका, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया। और भी चीज़ें, फैमिली मैटर्स हो गए, फैमिली मैटर्स हो गए, ठीक है, एट्सेट्रा। ये तीन एग्जांपल आप दे देंगे, या और भी ऐसे एग्जांपल, ये तो समझने के लिए। और क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, मर्डर हो गया आपका, है ना, मर्डर, थेफ्ट हो गया, थेफ्ट हो गया, किडनैपिंग हो गई, अबडक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ये आपके क्रिमिनल और सिविल लॉ में छोटा छोटा एक वो है कि डिफरेंस क्या होता है, इसको आप कोट कर सकते हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। प्लस आपसे पूछेंगे भाई बताओ बीएनएस की का फुल फॉर्म बताओ, बीएनएसएस का फुल फॉर्म बताओ, बीएसए का फुल फॉर्म बताओ। तो ये क्या है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, ये क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और ये क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये किसका करस्पॉन्डिंग है, ये आईपीसी का है। ये किसका है, सीआरपीसी का है। ये किसका है, हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का है। ये चीज़ें आपसे पूछा, ये तो कई लोगों से पूछा गया है ना। ये कब इन्फोर्स हुआ ये भी पूछा गया, कब एसेंट मिला ये भी पूछा गया। हमारे बजरंग सर अपनी पिछली जो उन्होंने क्लास ली थी, ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के इंटरव्यू पे 11 मेरे ख्याल से 10 जनवरी को वो क्लास रिलीज हुई थी, तो उसमें उन्होंने इसको अच्छे से कवर किया है। आप लोग एक बार चेक कर लें उसको। और मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत बीएनएसएस के बारे में वो बता दें। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछ रहे बट तब भी पूछ रहे हैं। हाँ ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप सिविल साइड बता दे रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि भाई बताइए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो बताइए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट आपका हो गया ऑफर, एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। कंसेंट हो गया, फ्री कंसेंट हो गया, फ्री कंसेंट। और कंसिडरेशन हो गया आपका जो कि लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। प्लस
लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन टू बी इन लीगल रिलेशन, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए, ऑफ पार्टी। ये चीज़ें आपकी इंग्रेडिएंट्स हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपके, ठीक है। और पार्टी की, इसमें अगर आपसे पूछ लिया कि भाई पार्टी की कैपेसिटी से क्या मतलब है, तो भाई 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। और जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो मानसिक तौर पे इतना स्वस्थ होना चाहिए कि वो अपना सही गलत समझ सके। ये सारी चीज़ें हालांकि इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट ये पूछा गया है। हमारे एक साथी ने कह दिया था कि सर मैं सिविल साइड में करता हूँ, तो उनसे पूछ लिया था कि बताइए भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और आप क्या करके जाएंगे, आप अपना जो कोर सब्जेक्ट्स है वो एक बार पढ़ के जाएंगे, एक बार स्किम थ्रू कर लीजिएगा। आप थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, थोड़ा अपना क्रिमिनल लॉ देख लें। बजरंग सर ने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पिछली बार कराया था, इस बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्रिमिनल के थोड़े बहुत जो बेसिक क्वेश्चंस आए थे, प्लस जो क्वेश्चंस हमें लगता है कि आ सकते हैं वो देख लें। कुछ आप केस लॉज देख लें, आप कुछ डॉक्ट्रिन्स देख लें, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ क्या देखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे देख लें आप, है ना। वो तो सिविल लॉ का अगर आप है तो आपको पता ही होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, मतलब सारे ही जो जो इम्पोर्टेंट है सारे देख लीजिए। थोड़े बहुत हम कवर कर देंगे आपके लिए डॉक्ट्रिन्स, और थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से जो अमेंडमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स है, 42nd अमेंडमेंट देख लीजिए, ठीक है। जीएसटी जिससे आया वो देख लीजिए, ये सारी चीज़ें देख लेंगे हम। और अपडेटेड रहिए, अगर कोई लीगल न्यूज़ आ रही है, आप बार और बेंच देखिए, लाइव लॉ देखिए, ये सारी चीज़ें देखिए, थोड़े बहुत आर्टिकल्स पढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि याद करना है, आप बस एक बार पढ़ के जाओ, आप पढ़ के जाएंगे आप बता लेंगे कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल एथिक्स आपको समझना है, एडवोकेट्स एक्ट 1961 आप देख लेंगे, ठीक है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं वो देख लेंगे। ये चीज़ें थोड़ी बहुत देख के जाएं। इसके जो वीडियोज अभी हमारे तरफ से रिलीज होंगे वो आप देख लीजिएगा एक बार। और थोड़ा बहुत आप बस क्या क्या लिखा है एक बार पढ़ के जाएंगे, हो जाएगा। वैसे हम इतना कवर कर देंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें आ रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके आपसे पूछा नहीं जा रहा है। प्लस आप मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने किसी दोस्त को कॉल कीजिए और उससे बोलिए कि यार जो आपके साथ, जिसने आपके साथ लॉ किया हुआ है, उससे आप पूछिए कि यार तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं तुम्हारा ले लेता हूँ। या अपने किसी सीनियर को कीजिए, कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो उसको कीजिए, है ना। हमारे बजरंग सर का टेलीग्राम पे नंबर है, उनको भी कर सकते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ बच्चों की वो हेल्प कर दें। कुछ बच्चे अगर वो करें तो बजरंग सर से मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे बजरंग सर अच्छे अधिवक्ता भी हैं, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो वो हम लोग कोशिश करेंगे, थोड़े बहुत कुछ कोशिश करेंगे कि हम लोग भी करा लें। बट मॉक इंटरव्यू की एक बार आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि आपको बोलने की झिझक आपकी खुल जाए। ऑलराइट, ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। तो ये है, इतना था, इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम आगे आने वाले अपने सेशंस में लेंगे। आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा मिल गया कि क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। यही प्रोसेस 11-12 तारीख को लिया गया था। बिहार एपीओ का आपकी वैकेंसी आने वाली है ना। बिहार एपीओ और अपने यूपी एपीओ की। बिहार की 400 प्लस आ रही है और यूपी 200 प्लस आ रही है। तो ये अच्छी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिए हम बैच भी लाने वाले हैं। उसके लिए जो हमारे टेलीग्राम पे नंबर दिए, जो हमारे टेलीग्राम का एड्रेस है उस पर, और प्लस जो हमारे नंबर दिए हुए हैं उस पर आप दोनों जगह कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, अगली क्लास में मिलते हैं।